हे एवरीवन। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है, आप कह सकते हो कि जो पुराने ईयर्स के पेपर्स हैं उसमें से एक बुक है। 27 ईयर्स के क्वेश्चंस थे, 24 ईयर्स के। जब मैंने ये बुक ली थी तो 2020 में ली थी, तो 2017-18 तक के क्वेश्चंस हैं इसमें। 17 तक के इसमें हैं और 18 का जो क्वेश्चन पेपर है वो फ्रंट में दिया हुआ है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके जो क्वेश्चंस थे मेन। मुझे लगा कि आपसे भी शेयर करना चाहिए बिकॉज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं। बिकॉज़ हम टेस्ट सीरीज सॉल्व ज़रूर करते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में यूपीएससी के क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी। उससे क्या होगा कि हम जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसके हेल्प से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे ये जो क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको विजिबल होगा ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड extra legal device for securing cooperation and coordination between the state in India। तो इसमें पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अलावा जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बताओ या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूटरी बॉडी बताओ। बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो है, अगर हम आंसर देखोगे, बिकॉज मैं सॉल्व कर रही थी तो मेरा क्वेश्चन ठीक था, मैंने उसमें अपने आप को जो मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये है रेड मार्क्स से जो दिया था मैंने सॉल्व किया है, और जो ब्लू मार्क से जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है वो इसमें राइट और रॉन्ग है। तो मेरे काफ़ी आंसर्स जो 35 क्वेश्चंस में से 18-19 क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए। कुछ कुछ में था कि 50-50 वाला चांस था। तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, मेरे क्वेश्चंस ना पॉलिटी में ज़्यादा ठीक होने लगे हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरे 12 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे पॉलिटी के। तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा है, इसीलिए मैं जो चीज़ें मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगती हैं तो वही मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और ट्रिक जो होती है वही शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। बिकॉज जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसका जो है आंसर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि रिवीजन इजीली हो जाएगा। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। बेस्ट जो आंसर है इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। बिकॉज ओनली इंटर स्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263। सो जिसका जो ऑप्शन है 4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, इसीलिए 1, 2 एंड 3 दोनों ही ठीक हैं इसके। तो इसी तरीके से हमें एक एक करके क्वेश्चन को देखना है, और इसी तरीके से आपको हेल्प हो जाएगी कि आप जब डबल की स्पीड में इसको देखोगे तो आपके 35 क्वेश्चन चुटकियों में रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल नॉट विद on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature or not less than 1/2 of the state। तो इसमें पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो भी पॉसिबल है और उसकी जो प्रेजेंस है उसके लिए 1/2 या 1/2 ऑफ द आप कह सकते हो कि जो स्टेट्स की जो आप कह सकते हो रिकमेंडेशन है या फिर उनको अलाउ करेगा, तो उसकी वजह से ये सही है या गलत है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बिकॉज अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इज अ स्टेट, इस टाइप की कोई सी भी काउंसिल या कोई सी भी बॉडी नहीं है, तो उसकी वजह से ये गलत हो जाता है, और हमारा जो आंसर आता है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड था। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट था, इसीलिए मैंने इस को 2 आंसर लगाए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड डी। तो इसका आंसर देखते हैं, तो जिससे कि हमारा ये रिवीजन हो जाएगा इजीली। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है ए है, पार्लियामेंट में by law provide for the abolition of the legislative council of a state having such a council, or for the creation of such a council in a state having no such council, if the legislative assembly of the state
passes a resolution to the effective by a majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than 2/3 of the majority of the assembly presents and vote. So 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए इसमें और प्रेजेंट एंड वोट हो। इस टाइप से जो पार्लियामेंट्री कोई भी ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है जिस तरीके से इसको आप कह सकते हो कि डिसॉल्व किया जा सके। तो इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ऑफ अ टर्म ऑफ 5 years from the date on which he enters upon his office, which of the following can be deducted from this? बिकॉज अगर गवर्नर का ऑफिस है, आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो 5 साल से पहले नहीं रिमूव किया जा सकता, बट ऐसा नहीं है। जैसे रिसेंटली आपने 2021 लास्ट में ही देखा होगा, दिसंबर में, जब किरण बेदी को पुडुचेरी के गवर्नर से रिमूव कर दिया गया था ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी रीजनिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए करंट को अपडेट करके ही ये जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यूपीएससी के, तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो इसमें जो है फर्स्ट भी गलत है। सेकंड दिया हुआ है नो गवर्नर कैन कंटिन्यू टू ऑफिस बियॉन्ड 5 years। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि 5 साल के बाद ऐसा कंटिन्यू नहीं हो सकता, बिकॉज इस टाइप का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। सो अब हम इसका सोल्यूशनिंग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। इसकी सोल्यूशनिंग जो दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है, अकॉर्डिंग, I hope it is visible to you. According to Article 156, the governor shall hold office during the pleasure of the president. The governor may be writing under his hand address to the president resign his office subject to the foreign provisions of this article. A governor shall hold from a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, provided that a governor shall notwithstand the expiration of his term continues to hold office until his successor enters upon his office. So I think इस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम अब। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है Which of the following are matter on which a constitutional amendment is possible only with the, ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है व्हाट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। बिकॉज ऐसा लिखा तो नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जनरली फॉलो किया जाता है लेजिस्लेटिव या प्रॉपर बॉडी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ोगे तो काफ़ी कंफ्यूज कर देगा। द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ टू बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस। फाइनेंस मिनिस्टर लोअर हाउस का मेंबर हो सकता है। तो इसके अलावा देखते हैं, इसमें नॉट पूछा गया है, तो इसीलिए नॉट को मार्क करना होगा जब भी क्वेश्चन पेपर आप देखोगे यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो नॉट को एक्सप्लिसिटली देखना पड़ेगा। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ ही लूजेज द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा था। उसके अलावा ऑल सेक्शन ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ये भी जो क्वेश्चन, ये भी ठीक है, तो इसको भी मतलब क्योंकि हमें नॉट पूछा गया है तो ये भी सही है। इफ़ बोथ द प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट डेमिट ऑफिस simultaneously before the end of the tenure, speaker of the lower house of parliament will officiate as the president। तो जो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं ऑफिस में, तो जो स्पीकर ऑफ लोअर हाउस है या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उसको जो भी आप कह सकते हो कि ड्यूटीज़ या कार्यभार जो है उनको डेलीगेट कर दिया जाता है। तो ये भी ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सही चीज़ दी गई है उसमें बी इसका आंसर होगा। तो इसमें हम आपको, मैं इसका आंसर दिखाती हूँ तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव, सॉरी दैट इज़ फिफ्थ का बी। PM resigns if he loses the majority in the house in a convention or not mentioned in the constitution।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। कन्वेंशंस आर अनरिटेन प्रैक्टिस विच आर बाइंडिंग ऑन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। जैसे अगर जैसे प्रेसिडेंट को छोड़ के, या ये प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं, अनलाइक द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव अ फिक्स टेन्योर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है प्रेसिडेंट की तरह। बिकॉज अगर गवर्नमेंट बन रही है, मेजॉरिटी में है तो फिर गवर्नमेंट बन जाएगी, अगर मेजॉरिटी में नहीं है, और जैसे आपने सुना होगा अविश्वास प्रस्ताव, तो अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ये चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करी गई हैं यहाँ पे। द फुल टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 years, वैसे 5 साल है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट गिर जाती है। Hence, the term can be ended sooner if he loses the vote of confidence in the lower house. So, it can be said that he remains in power of the longer as he enjoys the confidence of the Lok Sabha. क्योंकि लोकसभा का कॉन्फिडेंस होगा तो फिर सरकार चलती रहेगी, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर सरकार गिर जाती है। सिमिलरली क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे पर्सनली काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा। 1997 में आया था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड, तो यहाँ पे भी नॉट मैंने सर्कल किया हुआ है आपको सिल्वर लाइन से, तो आपको शो नहीं हो रहा। नॉट प्रपोज्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द एरिया ऑफ पंचायती राज। तो इसमें से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसमें से कौन सा प्रपोज नहीं किया गया था, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं 30% सीट्स इन ऑल elected rural local bodies will be reserved for women candidates at all levels। तो ये सही बात है। The state will constitute their finance commission to allocate resources to पंचायत राज institutions, ये भी ठीक है। The पंचायती राज functionaries will be disqualified to hold their offices if they have more than 2 child। इस टाइप की कोई भी पॉलिसी नहीं आई है। 2022 के जो उसके इलेक्शन आए थे तो उसमें ये बात हुई थी, लेकिन इस तरह की ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इसीलिए ये जो है ये गलत है। उसके अलावा इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 months टाइम ऑफ पंचायती राज बॉडीज एज सस्पेक्टेड और डिजॉल्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि 6 महीने में इलेक्शन का जो भी प्रोविज़न है तो वो होता है, तो ये भी ठीक है। अब हम इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाती हूँ 6 का। सो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, द स्टेटमेंट गिवन अंडर ऑप्शन सी इज़ नॉट मेंशनड इन 73rd अमेंडमेंट एक्ट बट दिस नॉर्म इज़ अप्लाइड इन हरियाणा राजस्थान। ये जो है हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, एमपी और आंध्र प्रदेश में अप्लाई किया गया है, बट पूरे देश में नहीं किया गया है। सो 7th क्वेश्चन है असर्शन का। तो इसमें जो दिया गया है, रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डजेंट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये तो इस टाइप का आप अगर एनालाइज करो खुद से और कमेंट करके दिखाइएगा, अगर आप कमेंट कर सकते हो तो बिकॉज इस टाइप का कोई प्रोविज़न नहीं था। उसके अलावा अगर बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट्स विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस टाइप का आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बाउंडेड नहीं हैं, वो 33% भी दे सकती हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकती हैं फीमेल कैंडिडेट्स को जो टिकट देते हैं, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अलाउ करती हैं। तो इस टाइप का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। इसका आंसर देखते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है असर्शन, इसमें डी असर्शन ए इज़ रॉन्ग एज रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ऐसे अपने आप से इस टाइप की कोई भी बॉडी नहीं दी गई है, इसी वजह से जो इसका आंसर है, आंसर दिया गया है डी, जिसमें ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। अब 8th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सो आई थिंक क्वेश्चन 8 आपको अब ज़्यादा विजिबल दिख रहा होगा। सो 8th क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, सबसे पहले द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बात सच है,
बिकॉज अगर अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा होगा तो प्रेसिडेंट दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। उसके अलावा पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, तो ये भी बात सही है। सो पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ जो प्रेसिडेंट होता है और दोनों हाउसेस भी होती हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं, आई मीन दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा बी। और जिसमें मैंने अपने आप को एक में मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। उसके अलावा अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हमारा जो है, आपको अगर विजिबल होगा तो ये हमारा प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और प्रॉपर इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन की फॉर्म में आया है। इसीलिए मैंने जब प्रियम्बल की क्लास ली थी तो मैंने इसमें समझाया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल से हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं, 97 में क्वेश्चन आया था। इसके ऑप्शन अगर आपको विजिबल होंगे तो इसमें दिया गया है कि हमने जो प्रियम्बल और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो कब हमने अडॉप्ट किया था, तो ये तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता है। 26 में हमने 1949 को हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। हर एनसीईआरटी की बुक में ये फर्स्ट पेज पे होता है, और जब भी ये आता है प्रियम्बल तो मैं आप लोगों को शो भी करती हूँ। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये तो शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स तो हमें सबको पता है। तो 10th शेड्यूल में है ये, इसीलिए मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ये डी में 10th शेड्यूल में है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। सो 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 11th क्वेश्चन मेंशन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस। सो इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, इसमें रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ओनली रिलीजियस है, तो ओनली रिलीजियस तो नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, बट यहाँ पे जो एथनिक है ये टर्म मेंशन नहीं की गई है कहीं भी, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा सी ठीक होगा, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। उसके अलावा अगर हम 12th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, question number 12 is also very important question. Consider the following statement, an amendment of the constitution of India can be initiated by, तो किसके द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। तो अगर आपने देखा होगा कि राज्यसभा और लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा से इनिशिएट किए जाते हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा डी होगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखाती हूँ, so that will be more clear to you in a minute. So इसमें दिया गया है 12th के डी को पढ़िए आप। So an amendment to be to the Constitution of India can be initiated by either House of Parliament under Article 368 के अंडर ये होगा। तो ये चीज़ हमें दो चीज़ें आपको याद करनी, डजेंट रिक्वायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंशियल जो रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीसेंट अमेंडमेंट ऑफ द इलेक्शन लॉ बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996। अगर उसके बारे में बात करते हैं, इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो इसमें चारों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एनी कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल एंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर contesting election to parliament and state legislature for 6 years for the date of conviction. देर इज़ एन इंक्रीज़ इन सिक्योरिटी, बिकॉज अगर आपने नेशनल फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट किया है उसके बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है नहीं, और 6 साल के लिए आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, ये चीज़ है। देर इज़ एन इंक्रीज़ इन सिक्योरिटी डिपॉजिट विच अ कैंडिडेट हैज़ टू मूव मेक टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा। तो अगर ये होगा इस अमेंडमेंट के थ्रू, तो जो आपने सुना होगा कि उसकी ज़मानत या फिर सिक्योरिटी कहते हैं वो ज़ब्त हो गई, जिसको अच्छे वोट नहीं मिलते, तो उसी चीज़ का है ये। A candidate can't now stand for election for more than one parliamentary constituency
कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी, सो एक जो भी एक कैंडिडेट होगा 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं खड़ा हो सकता. नो इलेक्शन विल नाउ बी countermanded on the death of a contesting candidate. सो कोई इलेक्शन नहीं होगा कंटेस्टिंग कैंडिडेट का अगर डेथ हो जाती है. तो इसका जो आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होगा. बिकॉज अगर देखते हैं आप, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि कैंडिडेट कैन नॉट नाउ स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर मोर देन 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बिकॉज वो आराम से खड़े हो जाते हैं 2 जगह से भी. तो इसीलिए ये जो थर्ड होगा वो रॉन्ग होगा. बाकी जो भी हैं वो सारे ठीक होंगे. 14th क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आपने पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़, इस बार का पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2021-2022 के लिए. बिकॉज अप्रैल में ही अभी लास्ट टू लास्ट मंथ ही इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो भी प्रधान वगैरह के और ग्राम पंचायत के इलेक्शंस थे वो सब हुए हैं. इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 किस लिए रेफ़र करता है? जनरेशन ऑफ द ग्रेटफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट मैन एंड वीमेन, ये तो नहीं है. जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द, बिकॉज 73rd से आपको साफ साफ याद आ जाना चाहिए कि पंचायत से रिलेटेड है. बिकॉज 74 जो है म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है. इसीलिए जो इसका आंसर होगा सी ठीक होगा. लाइंग द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. 15th क्वेश्चन की बात करते हैं. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of the education. अंडर आर्टिकल 350A के अंडर आता है ये, कि जिसमें मदर टंग को प्राइमरी लेवल पे जो सिखाना और उसको टेक केयर करना इज़ मैंडेटरी. बिकॉज उससे क्या होगा कि लिंग्विस्टिक जो उनकी आप कह सकते हो कि पहचान है वो बनी रहती है. और दिस इज़ लाइक द राइट ऑल्सो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट correctly describe the 4th schedule of the Constitution of India. सीधे सीधे आंसर दिया गया है द एलोकेशन सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट. अगर आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे, बिकॉज शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगी. मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसमें. तो शॉर्ट ट्रिक का टाइम आ गया है, बिकॉज हमें रिवाइज़ जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके हमें रिवाइज़ करना है. 17th जो क्वेश्चन है मैं इसको जस्ट आपको बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे दूसरे पेपर पे आ रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो दिया गया है नेशनल. ये अगर आपने NCT दिल्ली, सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टेट और नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली. 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था 1991 में. अगर आप 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हो तो स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहा है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन C एंड D में है, तो ऑप्शन C बात करता है 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बात कर रहा है एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नो रिजर्वेशन टू SC इन पंचायत इन आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में कोई रिजर्वेशन SCs को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसके बेसिस पे है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 18th क्वेश्चन है A new state of India union to be created. Which one of the following schedule of the constitution must be amended? तो फर्स्ट जो शेड्यूल है वो हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पे बेस्ड है. तो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इतनी. 19th क्वेश्चन की बात करते हैं. तो 19th क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है आर्टिकल 54 रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 75 है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. आर्टिकल 155 इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. एंड आर्टिकल 164 इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था. उसके ऑप्शंस में भी बहुत स्ट्रेट दिया हुआ था. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. 2001 में आया था और स्टेट PCS में भी आया है. सो
क्वेश्चन नंबर 20th की बात करते हैं, बिकॉज 35 क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो मोस्ट प्रोबेबली 20-25 मिनट्स में हो जाएंगे। और जब आप डबल की स्पीड में देखोगे तो आपके 35 क्वेश्चन मुश्किल से 15 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे। तो ये पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 75 क्वेश्चन है इसमें, 35 मैं आज अपलोड करूँगी। 35 जो वीडियो है 35 के लिए मैं कल अपलोड करूँगी 2017 तक के। उसके बाद देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो 18, 19, 20 और 21 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 20-25 क्वेश्चन जितने 30-35 क्वेश्चंस होंगे जो इन टोटल, तो वो मैं बाद में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर है तो चैप्टर वाइज इतने इससे ज़्यादा नहीं होंगे 4 साल जो बचे होंगे। तो अगर हम क्वेश्चन 20th की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेजिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है ये। अगर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बिकॉज इसकी वजह से जो भी चेंजेस हुए वो DPSPs में भी थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंज हुआ था। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 ईयर टू 14 ईयर्स है, तो इसका ये आंसर है। 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 22nd क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है मैच द फॉलोइंग में, 2002 में आया था ये क्वेश्चन। आर्टिकल 16 बात करता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन एंड कास्ट। सो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 के बारे में, तो ये बात करता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट रिसीविंग एड। जो अगर जैसे एडेड आपने स्कूल्स वगैरह सुने होंगे, या कोई भी ऐसा कॉलेज इंस्टीट्यूशंस है, तो वो किसी भी इन रिलीजियस रेस कास्ट लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है एडमिशन देने के लिए। आर्टिकल 30I की बात करते हैं, तो ये बात करता है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज शैल हैव टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वो अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन कर सकती है, अगर वो अपने तरीके से जो भी रन करना चाहती है। तो फंडामेंटल राइट हमें ये राइट देता है। उसके अलावा अगर आर्टिकल 31I की ही बात करते हैं, तो ये बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो इसका जो आंसर है ए है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। DPSP की बात कर रहा है, तो DPSP साफ साफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। और अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये कीवर्ड है, याद रखना है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको इतनी स्पीड में और इजीली क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई डोंट वांट कि मैं ये नहीं बोलना चाहती कि इतनी देर वीडियो देखें और उतनी देर वीडियो आप डबल की स्पीड में देखो, ताकि आपको हेल्प हो सके, आपको पता चल सके कि किस तरीके से निगेशन टेक्निक से आप कर रहे हो। बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको ईजिली दे पा रही हूँ। जब आप इस लेवल पे पहुँच जाओगे तो आपको भी ये चीज़ें बहुत ईजी लगने लग जाएंगी। इसीलिए मैंने बोला है कि मैंने जो पॉलिटी की जो सीरीज़ बनाई है प्लेलिस्ट में, वो बहुत आपको इजी लगेगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बिकॉज स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है, बिकॉज उसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी इजी नहीं है। बट आप मेरे क्लासेस देखने के बाद आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। तो 24th की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द DPSPs विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। तो सीधे सीधे बात करते हैं आर्टिकल 51 की, और इसमें पीस की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है कि आपको टॉपिक बनाना है कि आपको DPSP देखना है, फंडामेंटल राइट देखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखनी है, शेड्यूल्स देखने हैं, पार्ट्स देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटी आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि हमें आर्टिकल याद नहीं हो रहा। आर्टिकल बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बिकॉज मैंने आर्टिकल ऐसे ही याद किए हैं। और आई थिंक आप मेरी क्लासेस देखोगे तो मुझे लगता है कि आपको आर्टिकल बहुत ईजीली याद हो जाएंगे। 9th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था।
ये मैंने जो है आपको डिस्क्राइब भी किया था जब मैंने पॉलिटी की सीरीज़ ली है, तो आप वो सीरीज़ देख सकते हो। 21 लेक्चर्स हैं उसमें। तो आपको इनिशियली ये चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप बिगनर हो, या फिर आपने चीज़ें अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है चीज़ों को समझने में, तो आप एक बार उन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 26 क्वेश्चन बोलता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू ऑर्डिनेंस ऑन electoral reforms when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes in the year 2002। तो 2002 में जो भी अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू जो आर्टिकल इसमें पूछा गया, आर्टिकल 123 के थ्रू था। मैं इसका ना एक्सप्लेनेशन आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 26 का। सो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है इसमें 26 का। तो इसमें बोला गया प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट की। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे तो आप इजीली इसको कवर कर पाओगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन। जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है और प्रेसिडेंट की पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 143 के अंडर ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे आप, तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत फिंगर टिप्स पे इजी हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगी आपको उसको डबल की स्पीड में ही देखना है, और उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत से टिक करना है, तो आपको इजीली समझ में आएगा और अपनी नोट मेकिंग भी करनी होगी। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। आर्टिकल 355 के पावर है ये, और आर्टिकल 355 ही बोलता है कि यूनियन जो है स्टेट का गार्जियन है, और जब जब ज़रूरत होगी स्टेट को तो यूनियन उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है जो कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। DPSP हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, फंडामेंटल राइट USA से लिया है, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन स्टेट रिलेशन जो लिया है वो ऑस्ट्रेलिया से है, और पावर आप कह सकती हो कि जो इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेट पावर टू द यूनियन, कि यूनियन जो है सुप्रीम है, तो ये जो पावर है या फिर आप कह सकते हो ये जो नेचर है हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट 7th और 31st अमेंडमेंट से है, और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सिंपल लिखा हुआ है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड द कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल एंड रीएडजस्ट आफ्टर every census। 31st Amendment Act 1973 provides the raising the upper limit for the representation of the state in the Lok Sabha from 500 to 525, reducing the upper limit for the representation of the UTs from 25 to 20। तो उसका जो नंबर रिड्यूस किया गया था, बिकॉज ये जो बहस है ये इसलिए है कि कुछ स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और लोकसभा में जो उसका रिप्रेजेंटेशन है उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे यूपी की जो है 80 सीट्स हैं, तो उसी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हर स्टेट ये जो परफॉर्मेंस की भी बात करता है उससे रिलेटेड है ये। तो इसको एक बार आपको देखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के लिए मैं एक अलग से एक लेक्चर लूँगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे नोट्स बने हुए हैं तो आपके लिए इजी होगा, आई विल शो यू। उसके अलावा अगर आपको और इजी है तो आप विकिपीडिया पे भी जाके देख सकते हो। आपको बस एक मुश्किल से 15 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने में, एंड दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 31 क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफिक टेरिटरीज। तो शेड्यूल 1 में आता है ये, दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। 32 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली
डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल जो है लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो मुझे थोड़ा सा इसमें लगा, और जब भी मुझे कोई भी ऐसा कीवर्ड लगता है तो मैं उसका पहले हिंदी में एक बार देखती हूँ कि किस तरीके से लिखा गया है, क्या उसका आंसर हो सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड और नॉट टू इम्पीड। और इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिससे पता चलता है कि जो स्टेट की पावर है वो यूनियन उसकी पावर को ना इंटरफेयर नहीं करता है उसमें। आर्टिकल 257 स्टेट को ये पावर देता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके और उसका यूनियन का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो उसके काम में। 34 क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। मैच लिस्ट 1 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद लिस्ट 2 प्रोविजन एंड सेट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिविंग बिलो। सीधे सीधे सिंपल आंसर हैं इसके। ए का जो है इसमें मैंने मेंशन किया गया है। सबसे पहले ए का 2 मेंशन मैं आपको दिखा देती हूँ, तो उसके बाद में बताऊँगी कि क्या है इसका जो आंसर है। उसके बाद बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, और डी का जो है, ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही था, सो डी का है 3। अब इसमें मैं बताती हूँ कि इसका जो आंसर्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या है बेसिकली। सो आर्टिकल 14 जो हमें बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो इंडिया की टेरिटरी के बीच में आर्टिकल 14 कहता है कि इंडिया की टेरिटरी के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। उसके अलावा आर्टिकल 15 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट। आर्टिकल 16 कहता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, कि आप किसी भी जगह पे हो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 यहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन बचा है 35 एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। आर्टिकल 24 इसके बारे में बात करता है। सो आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से करने हैं, शेड्यूल बहुत अच्छे से करने हैं, बिकॉज आपने देखा होगा कि शेड्यूल से और फंडामेंटल राइट से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं, और ये ईयरली है कि 2004 में जैसे 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं इसी चैप्टर से। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 35 क्वेश्चंस जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताए हैं। तो आपको पॉलिटी में रिवाइज़ करना है, टिप्स के ऊपर आपके होना चाहिए। और अगर आप बिगनर हो तो आपको ये क्वेश्चन पहले आप जो सीरीज़ है मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है आप उसमें भी जाके देख सकते हो। लक्ष्मीकांत ले लीजिए आप, और उसमें आप मेंशन कर सकते हो। Till then, thank you so much. Please share and subscribe the channel for more videos, because आपने एक वीडियो देखी बट उसके बाद अगर आप चैनल सर्च नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो आपको, बिकॉज आपको क्या करना है कि जो सेलेक्टेड चैनल्स होंगे आपको वो सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज आप ऐसे जो एंटरटेनमेंट या ये सारे चैनल्स होंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए क्वेश्चन एयर वाले जो चैनल्स हैं और उसके अलावा जो भी एजुकेशनल चैनल्स हैं वो आप सब्सक्राइब करके रखिए। दैट विल बी ईजी टू फाइंड द गुड कंटेंट फॉर यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।